हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप में से ही कुछ लोगों ने पिछली कुछ वीडियोज पर कमेंट किए थे कि मैं कहानी को शॉर्ट में या फिर कहें संक्षेप में सुनाया करूं, मतलब 10 या 15 मिनट में। एक यूजर ने कमेंट किया था कि मैं इस कहानी को 15 मिनट में ही किसी दूसरे चैनल पर सुन चुका हूं, आप बेवजह इस कहानी को लंबा करके सुना रहे हैं। इसलिए अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं कहानियों को शॉर्ट में सुनाया करूं या फिर डिटेल में। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दे दें। आज मैं केनेथ एंडरसन की कहानी आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। ये कहानी केनेथ एंडरसन के शिकारी जीवन की शुरुआत की है, जिस समय एंडरसन शिकारी जीवन के शुरुआती दौर में थे और उन्हें जंगल और जंगली जानवरों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बेंगलोर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जल्लाहली नाम की एक जगह है, जहाँ पर खूब घना जंगल हुआ करता था और एंडरसन अक्सर यहाँ पर घूमने आया करते थे। इसी जगह पर एंडरसन का एक परिचित आदमी रहता था, जिसका नाम था मुनियप्पा। इस जगह से लगभग 30 मिनट पैदल चलने के बाद पश्चिम में एक गांव पड़ता था, जिसका नाम था सुलेकुंठा। ये कहानी इसी गांव के आसपास की है। बहुत पहले यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में नागफनी के पेड़ हुआ करते थे। नागफनी, जिसे अंग्रेजी में कैक्टस भी कहते हैं, ये एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत तेज़ी से जंगल में फैलता जाता है। जिस जगह पर नागफनी के पौधे फैलने लगते हैं, वहाँ दूसरे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। जब ये नागफनी जंगल में बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई, तब सरकार ने नागफनी के फैलाव को रोकने के लिए यहाँ पर एक कीड़े की प्रजाति को छोड़ दिया। ये कीड़े नागफनी के पेड़ों को तेजी से चट कर जाते थे। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम कारगर साबित हुआ और धीरे धीरे करके नागफनी का फैलाव रुक गया। उसके बाद इन्हीं नागफनी के पेड़ों की जगह बांस के पेड़ों ने ले ली। कुछ ही सालों में यहाँ पर बांसों की अच्छी खासी तादाद हो गई। जौलागिरी में एंडरसन का जो परिचित आदमी रहता था, जिसका नाम मुनियप्पा था, वो एक लोकल शिकारी था जो छोटे मोटे जानवरों और चिड़ियाओं का शिकार किया करता था। एक बार इस जगह के आसपास एक बाघिन पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाने लगी। शुरुआत में ये महीने में एक आध जानवरों को ही मारा करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये हफ्ते में एक जानवर को मारने लगी। तब मुनियप्पा ने एंडरसन को पत्र भेजा और उनसे कहा कि वो इस बाघिन को मारने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि इस बाघिन ने बहुत से पालतू जानवरों को अपना शिकार बना लिया है। एंडरसन को मुनियप्पा का ये पत्र मिला, तब उन्होंने सोचा कि ये बाघिन सिर्फ पालतू जानवरों को मार रही है, इसने किसी इंसान को तो नहीं मारा है, तो फिर उन्हें इस बाघिन को मारने के लिए नहीं जाना चाहिए। एंडरसन का सोचना एकदम सही था, इसलिए उन्होंने मुनियप्पा के इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मुनियप्पा लगभग हर हफ्ते एक पत्र उन्हें भेजने लगा, लेकिन एंडरसन फिर भी वहाँ नहीं गए। जब मुनियप्पा को लगा कि एंडरसन उसके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही वो खुद उसके गांव के पास आ रहे हैं, तब वो क्यों ना खुद ही बेंगलोर जाकर उन्हें अपने साथ लेता है। मुनियप्पा एंडरसन के घर पहुंच गया। एंडरसन ने देखा कि सुबह सुबह ही मुनियप्पा उनके गेट पर खड़ा है। उन्होंने उसे अंदर बैठाया और उसे चाय नाश्ता कराया। मुनियप्पा ने एंडरसन से पूछा कि वो इतने पत्र भेजने के बाद भी उसके पत्र का जवाब क्यों नहीं देते थे। एंडरसन ने बिना हिचके मुनियप्पा से कहा कि मैं इसलिए तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं देता था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस बाघिन को मारना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो सिर्फ पालतू पशुओं को मार रही है, तो ऐसे में उस बाघिन को मारना उचित नहीं होगा। तब मुनियप्पा ने एंडरसन से कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बाघिन ने पालतू जानवरों को मारकर हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई सारे दूध देने वाले जानवरों को इसने मार डाला है, जिसके कारण कई परिवार के बच्चे अब भूखे सोते हैं। जो बैल खेतों को जोतने के लिए काम में लिए जाते थे, इस बाघिन ने उनको भी मार डाला है।
अब हमारे खेत कौन जोतेगा। इस बाघिन ने हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन एंडरसन अभी भी इस बाघिन को मारने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने मुनियप्पा से कहा कि उन्हें अपने बहुत ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना है, वो वहाँ से एक आध महीने बाद ही वापस लौट पाएंगे। तब तक मुनियप्पा को खुद ही इस बाघिन को मारने की कोशिश करनी चाहिए। मुनियप्पा के पास भी बंदूकें थी, लेकिन मुनियप्पा का कहना था कि उसके पास लोकल बंदूकें हैं जिनसे छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया जा सकता है, किसी बाघिन का नहीं। खैर, उस दिन एंडरसन मुनियप्पा के साथ नहीं गए और उन्होंने मुनियप्पा को आने जाने का भाड़ा और कुछ और रुपए दे दिए ताकि वो एक आध महीने बाद फिर से उन्हें पत्र भेज सके। मुनियप्पा वापस लौट आया। उसके बाद उसने फिर से 1.5 महीने बाद एंडरसन को पत्र भेजा और उसने कहा कि इस बाघिन ने इस 1.5 महीने में लगभग 7 पालतू जानवरों को फिर से मार डाला है। अब तो आपको यहाँ आना ही होगा। इस बार एंडरसन ने सुलेकुंठा जाने का निश्चय किया। अगली सुबह तड़के एंडरसन अपने साथ राइफल लेकर अपनी गाड़ी से सुलेकुंठा के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचने में उन्हें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा होगा। उन्होंने देखा कि मुनियप्पा गांव से कुछ पहले ही रास्ते के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर एंडरसन के आने का इंतजार कर रहा था। एंडरसन ने मुनियप्पा को अपनी कार में बैठाया और आगे बढ़ चले। उन्होंने मुनियप्पा से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं आज आऊँगा? मुनियप्पा ने जवाब में कहा कि वो पहले भी कई बार इसी तरह उनका इंतजार कर चुका है। वो बात अलग है कि आज एंडरसन सच में वहाँ पहुँच गए थे। मुनियप्पा ने एंडरसन को बताया कि इस बार बाघिन ने एक काले रंग की गाय को बांस के जंगलों के बीच में मार डाला है। एंडरसन ने मुनियप्पा से पूछा कि वो इतना आश्वस्त कैसे है कि इस गाय को बाघिन ने ही मारा है, किसी और दूसरे जानवर ने नहीं। क्या तुमने इस गाय की लाश के पास बाघिन के पैरों के निशान देखे थे? जवाब में मुनियप्पा ने कहा कि गाय ऐसी जगह पर मारी गई है जहाँ पर जमीन पर बांस के सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, जिन पर बाघिन के पैरों के निशान नहीं मिल सकते। लेकिन गाय के गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और ऐसा शिकार सिर्फ बाघ या बाघिन ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि कई सारे गांव वालों ने जंगल में एक बाघिन को देखा था, इसलिए उन्हें यह यकीन था कि यह काम किसी बाघ का नहीं बल्कि बाघिन का है। एंडरसन को मुनियप्पा की ये बात ठीक लगी। गांव में पहुंचकर सबसे पहले वो मुनियप्पा के साथ गाय की लाश को देखने के लिए गए। गाय की लाश के पास पहुंचने के बाद एंडरसन ने देखा कि मुनियप्पा ने गाय की लाश को सूखे पत्तों के नीचे छुपा दिया था ताकि कोई दूसरा जानवर इस गाय की लाश को ना खाए। मुनियप्पा को शिकार का अनुभव था। एक बार एंडरसन ने भी गाय की लाश के पास बाघिन के पैरों के निशानों को खोजना शुरू किया, लेकिन काफ़ी दूर दूर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें बाघिन के पैरों के निशान नहीं मिले। वापस आकर एंडरसन ने देखा कि मुनियप्पा ने गाय की लाश के पास बांस के पेड़ों के ऊपर एक काम चलाऊ मचान बनवाना शुरू कर दिया है। आसपास कोई भी ऐसा दूसरा पेड़ नहीं था जिस पर मचान बांधा जा सके। आसपास सिर्फ बांस की झाड़ियाँ थी और ये बांस भी पतले पतले थे। एंडरसन को ये मचान ठीक नहीं लग रहा था। रात में उन्हें ही अकेले इस मचान पर बैठना था, इसलिए वो थोड़े चिंतित थे। लेकिन मुनियप्पा का कहना था कि ये मचान रात में बैठने लायक सबसे बढ़िया जगह साबित होगी। थोड़ी देर में मचान बनकर तैयार हो गया। एंडरसन ने अपनी राइफल और टॉर्च अपने साथ लिए थे और वो जैसे ही मचान पर बैठने के लिए बांसों को पकड़कर उस पर चढ़ने लगे, तब मचान झुकने लगा। बांस काफ़ी लचीले थे। जैसे तैसे एंडरसन मचान पर तो बैठ गए, लेकिन वो मचान काफ़ी हिल रहा था और एंडरसन के थोड़ा सा भी हिलने पर वो मचान काफ़ी ज़्यादा हिल जाता था। अगर रात में बाघिन यहाँ पर आई तब वो एंडरसन के छोटे से छोटे मूवमेंट को भी देख सकती थी, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता था। रात होने वाली थी और ये निश्चित था कि बाघिन अपने शिकार पर वापस लौटेगी और वो आज रात
अपने शिकार को लगभग पूरा ही खा लेगी। इसके बाद फिर दूसरा मौका कब मिले, इसलिए एंडरसन ने उसी मचान पर बैठे रहना ही उचित समझा। उन्होंने मुनियप्पा से कहा कि वो गाय की लाश पर से सूखे पत्तों को हटाकर अपने आदमियों के साथ वापस चला जाए। मुनियप्पा ने गाय की लाश पर से पत्तों को हटवा दिए ताकि गाय की लाश को देखकर बाघिन को ये शक न हो कि उसके शिकार के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन लोगों के जाने के बाद एंडरसन मचान पर एकदम अकेले रह गए थे। एंडरसन मचान पर जितना शांत रह सकते थे वो उतनी शांति से मचान में छिपकर बैठे हुए थे। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था वैसे वैसे हवा चलना बंद हो गई और एंडरसन को यह आभास हुआ कि उनके आसपास अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ना किसी जानवर की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, ना उन्हें किसी चिड़िया के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही किसी कीड़े मकोड़े। जंगल एकदम शांत हो गया था। एंडरसन समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, ये एंडरसन के शिकारी जीवन के शुरुआत की कहानी है। एंडरसन को जंगल के बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो इस सन्नाटे की वजह को समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल ये तूफान आने से पहले की शांति थी। देर शाम धीरे धीरे हवा चलने लगी और कुछ ही देर में ये हवाएं काफ़ी तेज हो गई। एंडरसन जिस मचान पर बैठे हुए थे ऐसा लग रहा था जैसे वो मचान हवा में डोल रहा है। धीरे धीरे गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। एंडरसन जिस मचान पर बैठे हुए थे वो बस एक काम चलाऊ मचान था जो तूफान को नहीं झेल सकता था। एंडरसन ने अपनी राइफल को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उन्होंने राइफल को मचान के मंच पर ही रख दिया और उन्होंने अपने दोनों हाथों से एक बांस को पकड़ लिया ताकि वो मचान से नीचे नहीं गिरे। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि उनका मचान एकदम गिरने गिरने को हो जा रहा था। इसी तरह एक बार जब मचान एक तरफ को पूरा झुक गया तब एंडरसन के बगल में रखी गई उनकी राइफल और टॉर्च मचान पर से नीचे गिर गए। अब एंडरसन निहत्थे हो गए थे और वो खुद को मचान पर से नीचे गिरने से बचा रहे थे। तभी उन्हें गाय की लाश के पास किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन समझ गए कि गाय की लाश के पास बाघिन आ चुकी है। इस तूफानी रात में एंडरसन बुरी तरह से फंस गए थे। एंडरसन को डर लग रहा था कि कहीं वो मचान से नीचे ना गिर जाए तो गुस्से में बाघिन कहीं उन पर ही हमला ना कर दे। और ऐसी स्थितियां बन भी रही थी कि एंडरसन मचान पर से कभी भी नीचे गिर सकते थे। इसलिए एंडरसन ने बाघिन को भगाने के लिए जोर से चिल्लाना शुरू किया। एंडरसन लगभग 15 मिनट तक बाघिन को भगाने के लिए चिल्लाते रहे। हालांकि एंडरसन को सिर्फ एक बार ही उस बाघिन के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो डर के मारे चिल्लाए जा रहे थे। 15 मिनट बाद एंडरसन को ऐसा लगा कि वो बाघिन वहाँ से जा चुकी है और अब धीरे धीरे तूफान भी शांत हो रहा था। अभी रात के 8 बज रहे होंगे। अभी पूरी रात बाकी थी, इसलिए एंडरसन ने सोचा कि वो पूरी रात इस मचान पर नहीं बैठ सकते हैं। उन्हें मचान से नीचे उतरना ही होगा। एंडरसन जैसे तैसे मचान से नीचे उतर आए। सबसे पहले उन्होंने बिजली चमकने की रोशनी में जमीन पर गिरे अपने राइफल और टॉर्च को ढूंढा। मचान पर से जमीन पर गिरने के बाद टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया था और राइफल की नाल में मिट्टी घुस चुकी थी। एंडरसन एकदम असहाय हो गए थे कि वो अब क्या करें। इस तूफानी रात में अंधेरे में अगर वो वापस जाना भी चाहें तो वो यहाँ से वापस कैसे जाएंगी। उन्हें बांसों की झाड़ियों के बीच में से रास्ता समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि जब जब बिजली चमकेगी तब वो उसकी रोशनी में रास्ता देखकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन 100 मीटर चलने के बाद ही उन्हें समझ आ गया कि वो गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन बांसों की झाड़ियों के बीच में उन्हें दिशा का सही पता नहीं चल रहा था। ऊपर से आसमान में बादल घिरे हुए थे, आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे। एंडरसन आसमान में तारों को देखकर दिशा का पता लगा लेते थे। एंडरसन कहीं ऐसा ना हो कि वो गांव की तरफ ना जाकर जंगल में और ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और वो पूरी रात जंगल में भटकते रहे। इसलिए वो वापस मचान के पास लौट आए।
जैसे तैसे वो फिर से मचान पर चढ़कर बैठ गए। हालांकि आधी रात होते होते बारिश तो बंद हो गई, लेकिन एंडरसन ठंड के मारे काँप रहे थे और वो पूरी तरह से भीग चुके थे। इस मचान पर बैठना एंडरसन को बहुत भारी पड़ा था। एक एक मिनट बहुत मुश्किल से बीत रहा था। एंडरसन ने बहुत कष्ट में वो रात बिताई और अगली सुबह जब थोड़ा थोड़ा उजाला शुरू हुआ तब एंडरसन गांव की तरफ बढ़ चले। जब गांव के लोग सोकर उठ ही रहे थे तभी एंडरसन गांव में पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले मुनियप्पा के घर को खोजा। मुनियप्पा एंडरसन के लिए चिंतित था, इसलिए वो तड़के सुबह ही मचान के पास जाने वाला था। तभी एंडरसन वहाँ पहुँच गए थे। उसने एंडरसन के लिए आग जलाई ताकि एंडरसन को ठंड से कुछ राहत मिल जाए। आग पर उसने एंडरसन के लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी। आग के पास कुछ देर बैठने और गरम गरम चाय पीने से एंडरसन को कुछ राहत मिली। उन्होंने मुनियप्पा को पिछली रात की पूरी घटना को विस्तार से बताया, कैसे उन्होंने चिल्लाकर बाघिन को वहाँ से भगा दिया था, कैसे उनकी मचान से उनका टॉर्च और राइफल जमीन पर गिर गए थे और वो निहत्थे हो गए थे। मुनियप्पा को अपने ऊपर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसी ने बांस के पेड़ों पर वो मचान बंधवाया था। उसने एंडरसन से माफ़ी मांगी। एंडरसन ने मुनियप्पा से कहा कि वो यहाँ पर मेहमान नवाजी के लिए तो नहीं आए थे, वो यहाँ पर बाघिन के शिकार के लिए आए थे और जंगल में रात बिताना कभी भी सुखदायक तो नहीं होता है। पिछली रात की घटना से एंडरसन को जंगल का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था। जंगल में कुछ भी तय नहीं होता है। एंडरसन को लग रहा था कि उनकी तबीयत अब बिगड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने मुनियप्पा से कहा कि वो इस बाघिन को मारने का प्रयास फिर कभी करेंगे। अभी वो वापस बेंगलोर लौटना चाहते हैं। मुनियप्पा ने भी एंडरसन से कुछ नहीं कहा। एंडरसन वापस बेंगलोर लौट आए। बेंगलोर लौटने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें मलेरिया ने जकड़ लिया। उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने में 2 हफ्ते का समय लग गया। वो तूफानी रात एंडरसन को बहुत भारी पड़ी थी। एंडरसन के वापस आने के बाद भी मुनियप्पा लगभग हर हफ्ते एंडरसन को पत्र भेजा करता था। एंडरसन को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुनियप्पा इस बाघिन को मारने के लिए इतना बेचैन क्यों है। वो लगातार एंडरसन को कई महीनों से पत्र भेजते रहा था। पूरी तरह से ठीक होने के बाद एंडरसन एक बार फिर से सुलेकुंठा पहुंच गए। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले वो मुनियप्पा के घर गए। मुनियप्पा घर पर ही उन्हें मिल गया। एंडरसन ने मुनियप्पा से कई बार जोर देकर पूछा कि वो सच सच बताए कि इस बाघिन को मारने के पीछे क्या वजह है। पहले तो उसने एंडरसन को गोल गोल घुमाया, लेकिन जब एंडरसन ने उससे कह दिया कि जब तक वो उन्हें सच नहीं बताता तब तक एंडरसन बाघिन को मारने के लिए जंगल में नहीं जाएंगे, मजबूरन मुनियप्पा को सच बताना पड़ा। दरअसल मुनियप्पा ने गांव के एक ठेकेदार से कुछ कर्जा लिया था। कर्जा के पैसे से उसने एक बैल खरीदा था, क्योंकि उसके पास पहले से मौजूद 2 बैलों में से एक बैल मर गया था और वो अपने खेतों की जुताई नहीं कर पा रहा था। इस दूसरे बैल को खरीदने के बाद मुनियप्पा ने अपनी खेती का काम इस बैल से लिया, लेकिन उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो फसल को बेचकर कर्जा चुका पाए। वो ठेकेदार को पैसा वापस नहीं कर पाया। ठेकेदार अपना पैसा वापस लेने के लिए मुनियप्पा पर दबाव बना रहा था। ठेकेदार जानता था कि मुनियप्पा छोटा मोटा शिकारी भी है, इसलिए उसने मुनियप्पा के सामने एक कंडीशन रख दी। उसने कहा कि मुनियप्पा, अगर तुम मेरे लिए किसी बाघ या लेपर्ड की खाल ले आओगे तब मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। मुनियप्पा किसी भी तरह से पैसों का जुगाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उस ठेकेदार से कहा कि वो उसके लिए कहीं ना कहीं से बाघ या लेपर्ड की खाल ले आएगा। इसलिए मुनियप्पा इस बाघिन को मारने के लिए इतने महीनों से एंडरसन पर दबाव बना रहा था। मुनियप्पा के पास बाघ या लेपर्ड का शिकार करने के लिए बढ़िया राइफल नहीं थी और ना ही उसके अंदर बाघ या लेपर्ड का शिकार करने की हिम्मत थी। एंडरसन ने जब ये सब सुना तब उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये मुनियप्पा तो बड़ा चालाक निकला। अपने फ़ायदे के लिए ये मुनियप्पा बाघिन को मरवाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच ही थी कि ये बाघिन पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचा रही थी और कहीं ना कहीं गांव वाले सचमुच इस बाघिन से परेशान थे।
इसलिए इसे मारना भी ज़रूरी था। मुनियप्पा ने एंडरसन से पूछा कि वो अब जंगल में जाएंगे ना? अब तो मैंने आपको सब सच बता दिया है। मुनियप्पा की बात का एंडरसन ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुनियप्पा से कहा कि वो पहले उन्हें उस जगह पर ले चले जहाँ पर उस बाघिन ने हाल फिलहाल में एक गाय को मारा था। तभी मुनियप्पा ने एंडरसन को एक और रोचक जानकारी दी। उसने कहा कि साहब, आज तक हम सब लोग ये समझ रहे थे कि एक बाघिन गांव के पालतू मवेशियों को मार रही है, जबकि ऐसा नहीं था। कल शाम जंगल में जो गाय मारी गई थी, उस गाय की लाश के पास मुनियप्पा ने एक बड़े नर लेपर्ड के पैरों के निशान देखे हैं। उससे पहले मारे गए किसी भी जानवर के पास इस लेपर्ड के पैरों के निशान नहीं मिले थे। इसलिए सब लोग ये समझ रहे थे कि ये काम किसी बाघिन का है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया था कि ये काम किसी नर लेपर्ड का है। एंडरसन ने मुनियप्पा और उसके 2 आदमियों को अपने साथ लिया और ये लोग जंगल में गाय की लाश के पास आ गए। मुनियप्पा ने एंडरसन से कहा कि वो गाय की लाश के पास मचान बनवा देगा, लेकिन एंडरसन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बैठने के लिए जगह खुद चुनेंगे। पिछली बार मुनियप्पा की वजह से एंडरसन को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। हालांकि इस बार जिस जगह पर गाय की लाश पड़ी हुई थी, वहाँ आसपास बहुत सारी घनी झाड़ियाँ थीं, जिनके अंदर छुपकर एंडरसन बैठ सकते थे। एंडरसन ने भी ठीक वैसा ही किया। उन्होंने गाय की लाश के पास लगभग 30 फुट दूरी पर एक घनी झाड़ी को चुना, जिसके अंदर वो आराम से बैठ सकते थे। सबसे पहले उन्होंने मुनियप्पा से कहा कि वो झाड़ी के अंदर घुसकर वहाँ बैठने लायक जगह बना दे और ये अच्छे से देख ले कि झाड़ी के अंदर कोई सांप या बिच्छू ना हो। ये झाड़ियाँ लेंटाना की थी, जिसे पहाड़ी भाषा में कूरी की झाड़ियाँ भी कहते हैं, जिस पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। इन झाड़ियों की एक खासियत होती है कि इनके अंदर झोपड़ी नुमा आकृति होती है, जिसके अंदर छुपकर बैठा जा सकता है और ये चारों तरफ से बंद होती है। मुनियप्पा ने झाड़ी को अंदर से साफ कर दिया और झाड़ी में से बाहर निकल आया। एंडरसन ने शाम होने से पहले ही मुनियप्पा और उसके साथ के आदमियों को वापस गांव में भेज दिया और वो झाड़ियों के अंदर आकर बैठ गए। झाड़ी के अंदर से बाहर देखने के लिए उन्होंने गाय की लाश की तरफ ही छोटा सा छेद बना लिया था, जिसके अंदर से वो अपनी राइफल की नाल को बाहर निकाल सकते थे। गाय की लाश उनके सामने 30 फुट की दूरी पर पड़ी हुई थी, जिस पर से बहुत थोड़ा सा मांस ही उस लेपर्ड ने खाया था। इस बात की पूरी उम्मीद थी कि लेपर्ड रात में अपने शिकार पर वापस जरूर लौटेगा। एंडरसन जब पिछली बार मचान पर बैठे थे, तब तेज तूफान और बारिश के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए आज वो अपने साथ रेन कोट भी लेकर आए थे, लेकिन आज आसमान में एक भी बादल नहीं था, इसलिए आज उन्हें रेनकोट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। एंडरसन झाड़ी के अंदर बैठे बैठे लेपर्ड के आने का इंतजार कर रहे थे। जंगल में पक्षियों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, तभी एंडरसन को ऐसा लगा कि वो जिस झाड़ी में बैठे हुए हैं, उस झाड़ी के दाहिने तरफ खुरचने की कोई आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। पहले तो उन्हें लगा कि वहाँ शायद कोई जंगली मुर्गा है, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से झाड़ी को दूसरी तरफ से खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ के साथ ही उन्हें किसी भारी जानवर के सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा जानवर है। कहीं ये कोई जंगली सूअर तो नहीं। अक्सर जंगली सूअर झाड़ियों में सोने के लिए घुस जाते हैं। उस समय तक काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए एंडरसन को झाड़ी के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। उन्हें सिर्फ कानों से ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। हालांकि एंडरसन के पास टॉर्च था, लेकिन एंडरसन जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टॉर्च को नहीं जलाया। थोड़ी देर बाद एंडरसन को ऐसा लगा कि ये जानवर इस झाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। एंडरसन ने अपनी राइफल गाय की तरफ पॉइंट की हुई थी। उन्होंने अपनी राइफल को झाड़ी के अंदर खींच लिया और जिस तरफ से उन्हें झाड़ी के अंदर आवाज़ सुनाई दी थी, उन्होंने राइफल को पॉइंट करके राइफल पर लगे टॉर्च को जला दिया। टॉर्च जलते ही उन्हें लेपर्ड के पंजे की हल्की झलक दिखाई दी। टॉर्च जलते ही जो लेपर्ड झाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम चौंक गया और वो गुर्राते हुए वहाँ से भाग गया। एंडरसन ने ऐन मौके पर टॉर्च को जला दिया था, नहीं तो लेपर्ड
अंदर घुस आया होता। एक चीज़ एंडरसन को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस लेपर्ड को ये कैसा पता चल गया कि झाड़ी के अंदर वो बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेपर्ड शाम के समय ही झाड़ी के अंदर घुसते हुए एंडरसन को देख रहा था। लेकिन ये लेपर्ड आदमखोर तो था नहीं, फिर ये लेपर्ड आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा था? खैर जो भी हो, अब एंडरसन समझ चुके थे कि लेपर्ड को उनकी पोजीशन का पता चल गया है। अगर लेपर्ड वहाँ आएगा भी तब भी वो गाय को नहीं खाएगा, और ऐसा हो सकता है कि वो एंडरसन को खतरा समझकर उन पर हमला कर दे। लेपर्ड के चले जाने के बाद भी एंडरसन उसी झाड़ी में 1 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद जब लेपर्ड नहीं आया तब एंडरसन झाड़ी में से निकलकर गांव में वापस लौट आए। गांव में वापस लौटकर उन्होंने मुनियप्पा को पूरी बात बताई कि कैसे लेपर्ड उसी झाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो बैठे हुए थे। मुनियप्पा ने एंडरसन से कहा कि वो तो पहले ही उनसे कह रहा था कि वो उनके लिए पेड़ पर मचान बनवा देगा। एंडरसन ने जिद की थी कि वो झाड़ी में ज़मीन पर ही बैठेंगे। एंडरसन को भी मुनियप्पा की ये बात अब सही लग रही थी, उन्हें ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। मुनियप्पा ने एंडरसन से कहा कि साहब, आप अभी वापस क्यों आ गए? वो लेपर्ड गाय की लाश को खाने के लिए ज़रूर वापस लौटेगा। एंडरसन ने मुनियप्पा से कहा कि जब लेपर्ड को ये पता चल गया है कि मैं उस झाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ तो वो वहाँ पर वापस नहीं आएगा। लेकिन मुनियप्पा अपनी बात पर टिका हुआ था। इसी बहस में एंडरसन ने मुनियप्पा से कहा कि चलो 6 रुपये की शर्त लगा लेते हैं। मुनियप्पा ने कहा 6 रुपये की तो नहीं, लेकिन मैं 1 रुपये की शर्त आपसे लगा रहा हूँ कि वो लेपर्ड रात में गाय की लाश के पास आएगा और गाय की लाश को ज़रूर खाएगा। एंडरसन ने कहा चलो ठीक है, इस बात का पता तो सुबह ही चलेगा। उसके बाद एंडरसन गांव के किनारे में बने एक खाली घर में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब वो सोकर उठे भी नहीं थे तभी मुनियप्पा उनके पास पहुंच गया। उसने एंडरसन से कहा कि वो शर्त जीत गया है। सुबह होते ही वो जंगल में गाय की लाश को देखने गया था। लेपर्ड रात में वापस आया है और उसने गाय की लाश को खाया भी है। एंडरसन ने मुनियप्पा से कहा कि मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूँ? मैं भी गाय की लाश को देखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले तुम मुझे एक चाय पिलाओ। मुनियप्पा ने एंडरसन के लिए चाय बनवाई और चाय पीने के बाद वो दोनों साथ साथ गाय की लाश को देखने के लिए चले गए। वहाँ पहुंचकर एंडरसन ने देखा कि लेपर्ड सचमुच में वापस आया था और उसने गाय की लाश का काफ़ी मांस खाया था। अभी सुबह के 8 बज रहे होंगे। एंडरसन ने मुनियप्पा को शर्त का 1 रुपया दे दिया और उन्होंने मुनियप्पा से कहा कि वो गाय की लाश के दूसरी तरफ पेड़ पर एक मचान बनवा दे। एंडरसन ने हाथ से पेड़ की तरफ इशारा किया। मुनियप्पा ने एंडरसन से कहा कि आप इतनी नासमझी बातें क्यों करते हैं? जिस पेड़ पर आप मचान बांधने के लिए कह रहे हैं उस पेड़ पर से तो गाय की लाश दिखेगी भी नहीं, तब आप लेपर्ड को कैसे मारेंगे? एंडरसन ने कहा कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। जिस पेड़ पर मचान बांधा जाएगा वहाँ से भले ही गाय की लाश नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ से वो झाड़ी दिखेगी जिसके अंदर एंडरसन पिछली रात बैठे हुए थे। अगर आज भी वो लेपर्ड गाय की लाश के पास आएगा तो सबसे पहले वो झाड़ी के पास जरूर जाएगा। मुनियप्पा ने एंडरसन के कहे अनुसार उसी पेड़ पर मचान बंधवा दिया। इस समय सुबह के 10 बज रहे होंगे। एंडरसन ने मुनियप्पा से कहा कि वो लेपर्ड दोपहर के समय में गाय की लाश के पास वापस लौट सकता है, इसलिए अभी हम लोग गांव में वापस चलते हैं। वहाँ से दिन का खाना खाने के बाद वो लोग वापस इसी जगह पर आएंगे। मुनियप्पा ने एंडरसन से कहा कि उसे पक्का यकीन है कि लेपर्ड अब रात होने पर ही अपने शिकार पर वापस लौटेगा। हमें दोपहर में नहीं, शाम को वापस इसी जगह पर आना चाहिए। लेकिन एंडरसन ने कहा कि वो दोपहर में ही यहाँ पर वापस आएंगे। मुनियप्पा ने कहा कि आप सुबह ही एक शर्त हार चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से एक शर्त हार जाएं, इसलिए मैं आपसे शर्त नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, ये लेपर्ड दोपहर में वापस नहीं लौटेगा। एंडरसन ने कहा कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। एंडरसन मुनियप्पा को लेकर गांव में वापस लौट आए। उसके बाद एंडरसन ने दिन में 1 बजे के करीब खाना खाया और वो अकेले ही मचान पर बैठने के लिए आ गए। हालांकि पहले वो मुनियप्पा को अपने साथ लेकर आने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वहाँ मुनियप्पा का कोई काम नहीं है, वो अकेले ही मचान पर बैठेंगे। एक बार फिर से मुनियप्पा को वहाँ जाकर
वापस लौटना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुनियप्पा को गांव में ही छोड़ दिया था। एंडरसन अकेले ही जंगल में निकल पड़े। एंडरसन गाय की लाश के पास वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके जाने के बाद लेपर्ड गाय की लाश पर नहीं आया था। एंडरसन ने मचान पर अपनी पोजीशन ले ली। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद कम ही थी कि वो लेपर्ड दिन में यहाँ आएगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर मचान पर बैठे हुए थे। लेकिन तभी उन्हें वहाँ बैठे सिर्फ 5 ही मिनट हुआ होगा कि उन्हें झाड़ी के पास एक बड़ा सा नर लेपर्ड दिखा। ये वही झाड़ी थी जिसके अंदर एंडरसन पिछली रात बैठे हुए थे। लेपर्ड झाड़ी के पास खड़े होकर झाड़ी को एक टक देखे जा रहा था। एंडरसन ने अपनी राइफल उठाई और लेपर्ड पर निशाना लगाया। एंडरसन को लेपर्ड पर निशाना लगाने के लिए बहुत सटीक शॉट मिल रहा था। उन्होंने लेपर्ड के गले और कंधे के बीच में निशाना लगाया, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। गोली चलाने से पहले उनके मन में ख्याल आया कि इस लेपर्ड ने 2 बार एंडरसन को छोड़ दिया था। पहली बार तब जब एंडरसन मचान पर बैठे हुए थे और एंडरसन ने सिर्फ चिल्लाकर ही उसे भगाने की कोशिश की थी, जबकि उनकी राइफल ज़मीन पर ही गिर गई थी। अगर वो लेपर्ड उस दिन एंडरसन पर हमला कर देता तब एंडरसन नहीं बचते। दूसरी बार तब जब एंडरसन पिछली रात झाड़ी में बैठे हुए थे। अगर ये लेपर्ड बिना कोई आवाज़ किए झाड़ी के अंदर बैठे एंडरसन पर हमला कर देता तब भी एंडरसन की जान पर बन आती। न जाने क्यों एंडरसन का मन नहीं कर रहा था कि वो इस लेपर्ड पर गोली चलाएं। उन्होंने अपनी राइफल को नीचे कर लिया। राइफल को नीचे करने के बाद एंडरसन ने लेपर्ड को तेज़ आवाज़ में गुड आफ्टरनून कहा। एंडरसन की आवाज़ सुनते ही लेपर्ड ने मचान पर बैठे एंडरसन की ओर देखा और वो एक टक एंडरसन को देखते रहा। कुछ देर तक एंडरसन और लेपर्ड एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद लेपर्ड हल्की आवाज़ में बोलता हुआ वहाँ से चला गया। लेपर्ड के जाने के बाद एंडरसन को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि उन्होंने इस लेपर्ड को नहीं मारा। एंडरसन मचान से नीचे उतरे और वो वापस गांव में लौट आए। गांव में वापस लौटने के बाद उन्होंने मुनियप्पा से कहा कि तुम सही कहते थे, लेपर्ड दिन में अपने शिकार पर वापस नहीं आते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इस लेपर्ड को मार पाऊँगा, क्योंकि ये लेपर्ड बहुत चालाक है। मुझे अब वापस बेंगलोर लौट जाना चाहिए। मुनियप्पा को समझ नहीं आ रहा था कि एंडरसन ने एक बार एक अपना विचार कैसे बदल दिया। हालांकि उसने एंडरसन को रोकना चाहा, लेकिन एंडरसन नहीं रुके और वो वापस बेंगलोर लौट आए। बेंगलोर लौटने से पहले उन्होंने मुनियप्पा को कुछ पैसे दे दिए ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। तो दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। हालांकि इस कहानी के अंत में लेपर्ड नहीं मारा गया, लेकिन फिर भी ये कहानी काफ़ी रोमांचक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इन कहानियों को शेयर करने में हमारी मदद करें, ताकि हमारा कॉर्बेट लॉर परिवार जल्द से जल्द 60,000 सब्सक्राइबर की संख्या को पार कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।